नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बोले, ये विकसित भारत की एक और भव्य तस्वीर, देश को मिल रही तरक्की। मौलाना अरशद मदनी के बयान से भड़के धर्मगुरु। जमीयत के मंच से कहा ओम और अल्लाह एक। विरोध में संत ने मंच छोड़ा। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के आगे किया सरेंडर। बोले, मंत्रिमंडल विस्तार का हर फैसला लेंगे तेजस्वी। कांग्रेस ने उठाए सवाल। राष्ट्रपति ने बदले 13 राज्यों के राज्यपाल। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। रमेश बैस को भेजा गया महाराष्ट्र। बुरी तरह बर्बाद हुआ कंगाल पाकिस्तान। कई जगहों पर बंद हुए दूतावास। सरकार ने की विदेशों में दूतावास घटाने की सिफारिश। खबरों की शुरुआत देश को मिली नई सौगात के साथ। पीएम मोदी ने राजस्थान के दौसा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे से जयपुर से दिल्ली पहुंचना आसान हो जाएगा, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित भारत की एक और भव्य तस्वीर है। इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस निवेश में राजस्थान को काफी फायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात लेके आया है? क्या इससे राजनीतिक फायदा होगा? देखिए, राजनीति तो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस हिसाब से ये हाईवे नजर आ रहा है, कलेजा जो है एकदम चौड़ा हो जा रहा है किसी भी हिंदुस्तानी का। एक तो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई के सफ़र को तय किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये लोगों की गाड़ियों के चलने के लिए नहीं है। ये विकास का एक नया अध्याय यहाँ से शुरू होने वाला है। क्यों? क्योंकि 93 नोडल्स जो इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं वो इससे टच करेगा। 12-13 पोर्ट्स हैं जिसको ये कैटर करेगा। कई सारे 8 एयरपोर्ट्स बड़े बड़े वो इससे कनेक्ट होंगे। साथ ही साथ कई सारी चीज़ें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो इकोनॉमिक जोन्स अलग अलग चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, यानी व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल रहा है। अब प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कहते कि ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया का मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी न्यू होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास। और मैं भाषण को सुन रहा था कि जिस तरीके से गडकरी साहब ने कहा कि 2024 तक ये तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन आने वाले दिनों में जिस हिसाब से अमेरिकन हाईवेज हैं, उस टॉप क्वालिटी के हाईवेज हिंदुस्तान में नजर आएंगे हर जगह। तो एक बहुत बड़ी सौगात और एक बहुत बड़ा काम और एक ऐसा हाईवे जिस पे पूरी दुनिया को भी फक्र होगा कि अब हिंदुस्तान में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है। रही बात आपने सवाल क्या राजनीति की, तो प्रधानमंत्री जहां होंगे वो राजनीति तो कर ही देंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका फायदा राजस्थान को बहुत मिलने वाला है। अभी बहुत कम समय में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और दौसा से इसका पहला फेज जो है वो शुरू हुआ है। तो एक बड़ा कारनामा, एक और जिसको कह सकते हैं कि जिसको प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव में दिखा सकते हैं कि ये देखिए हमने ये कर दिखाया। 12 घंटे में आप अपनी कार से दिल्ली से मुंबई चले जाएं। 10 साल पहले अगर किसी ने कहा होता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। तो चलते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ पीएम मोदी के तोहफे से देश खुश है, तो दूसरी तरफ मौलानाओं में भिड़ंत देखने को मिली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में
जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में मंच पर बवाल हो गया। दरअसल मौलाना अरशद मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं, जिसके जवाब में मदनी ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। जैन मुनि लोकेश ने विरोध जताया और कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ना कि तोड़ने के लिए। सर, आपको क्या लगता है मौलाना अरशद मदनी के बयान से बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, बवाल तो होना ही है। आप सब कुछ मिक्स मैच कर देंगे और जमीयत उलमा हिंद ये अधिवेशन कर रहे हैं, तो भाई आप जिस काम के लिए कर रहे हो वो काम करो। इतिहासकार क्यों बन रहे हो? आज अरशद मदनी साहब इतिहासकार बन गए, कल महमूद मदनी साहब इतिहासकार बन गए थे, जो इस्लाम को पता नहीं कब से बता रहे थे। मोहम्मद साहब से पहले से इस्लाम आ गया। ये तो नई जानकारी दे रहे हैं लोगों को। ये भाई इस तरह की चीजों को कहने से क्या मतलब है? और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये बवाल क्यों मच रहा है। भाई आपके संगठन का कार्यक्रम आप करो, वह तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? तो सिख धर्म गुरु भी, तो जैन मुनि भी, तो हिंदू बाबा भी, सारे लोगों को इकट्ठा करके वहां पे आप ये शौक आपने पाल लिया है। धर्म प्राइवेट स्फीयर का चीज है। इस्लाम में आपको विश्वास है, जिन लोगों को इस्लाम में विश्वास है वो बहुत ही, उसको कहते कि वो बहुत ही पास, बहुत पवित्र सेंटिमेंट्स है। आप उसको अपने पास उनके प्राइवेट स्फीयर में रहने दो। ये जमीयत वाले, ये अलग अलग संगठन, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब के सब ये वोटों के सौदागर हैं। और छोटे वाले मंत्री साहब ये तो बाकायदा पार्लियामेंट में भी गए। तो दिक्कत क्या है कि जब आप धर्म और राजनीति को इस तरह से मिक्स करोगे और गलत जानकारी दोगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। भाई किसने आपको ये अधिकार दे दिया ये कहने का कि जब शिव नहीं थे, राम नहीं थे? आपको ज्यादा अकल हो गया है? आप अपने धर्म के बारे में बात कीजिए, कुरान के बारे में बात कीजिए। जो अच्छी चीजें आप उसको, आपको चौधरी बनने का जो सबको शौक हो गया इस देश के अंदर में कि दूसरे धर्म के बारे में आपको बोलने का अधिकार जो ये खुद ब खुद आपने ले लिया है, तो ये तो बवाल मचेगा ही। फॉर गॉड सेक, इस देश को हिंदू मुसलमान के इस डिवीजन से हटाना है तो धर्म को प्राइवेट स्फीयर में रहने दीजिए। उसके ऊपर राजनीति नहीं करने की जरूरत है। और इसलिए ये लोग राजनीति से प्रेरित लोग हैं, इसलिए बवाल मचा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार के दंगल की। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी के आगे सरेंडर कर दिया है। दरअसल समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने बयान दिया और कहा कि मंत्रिमंडल पर निर्णय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेना है। मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं करना, वो लोग निर्णय करके बता देंगे, इसके बाद हम घोषणा कर देंगे। सर, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कठपुतली बन गए? क्या सरकार का हर फैसला तेजस्वी यादव लेंगे? अब वही तो लग रहा है, यही तो वो कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बताएगा और चीफ मिनिस्टर जो है मूक दर्शक बनेगा। तो इससे दो संकेत, एक तो आपकी बात कि इस बिहार की सरकार में महागठबंधन में नीतीश कुमार फैसला लेने लायक नहीं बचे, और दूसरा संकेत ये कि जो काम चीफ मिनिस्टर का है वो काम आप तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप रहे हैं। तो मतलब क्या है? वो चीफ मिनिस्टर बन गए। ये तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में, ये अधिकार तो सिर्फ प्रधानमंत्री का है केंद्र में और मुख्यमंत्री का है राज्य में, जो अपने हिसाब से मंत्रिमंडल में फेरबदल करता है। कौन मंत्री होगा, कौन कैबिनेट में होगा, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, कौन इंडिपेंडेंट इंचार्ज होगा, वो अपनी टीम बनाता है। अब तक तो हमने सुना था कि भाई मुख्यमंत्री अपने चेहरे को चमकाने के लिए पीआर को हायर करते हैं। यह मुख्यमंत्री के दायित्व के लिए भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हायर किया जा रहा है। यह अनोखा खेल है। आज जो बयान आया है नीतीश कुमार का, यह बहुत महंगा साबित होगा, क्योंकि इससे
जेडीयू में जो ऑलरेडी पहले से जो चल रहा बवाल है उसको हवा मिलने वाली है, क्योंकि अब तो उपेंद्र कुशवाहा की बात सही हो गई फिर कि नीतीश कुमार किसी के लायक नहीं बचे। अब वो उन्होंने तेजस्वी के सामने सरेंडर कर दिया है, और ये कह देना कि भाई हमें नहीं मालूम। और कांग्रेस पार्टी क्या करेगी फिर? कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि कब हो हमारे 2 लोगों को डाला जाए अंदर। अभी 5-6 अलग अलग मिनिस्टर्स बनने हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है बिहार में। देखिए बात सीधी सी इतनी सी है, बस ये लूट खसोट करने के लिए वहां पे राजनीति होती है। वहां कोई नेता न जेडीयू के पास, न बीजेपी के पास, न आरजेडी के पास, किसी भी पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो बिहार को कैसे इस मुसीबत से बाहर निकाले। ये जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो जो गर्त में जा रहा है ये राज्य, उसको कैसे इस विपत्ति से बाहर निकाले, इसकी सोचने का भी लायक कोई नहीं है बिहार के अंदर। और इसलिए ये होगा ही, और इसके लिए जिम्मेदार बिहार की जनता है। जात और धर्म के नाम पे आप वोट करेंगे तो यही पाएंगे, होगा जंगल राज। देखिए किस तरीके से जेडीयू के एक ऑफिस बेरर को खत्म कर दिया गया, तो यही चलेगा। तो बिहार में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने बाकायदा सरेंडर कर दिया है तेजस्वी के सामने। अगली खबर, मोदी सरकार के बड़े एक्शन पर 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। मोदी सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजस्थान से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रसाद शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं। सर, 13 राज्यों के राज्यपाल बदलने के क्या सियासी मायने हैं? देखिए, हिंदुस्तान में राज्यपाल जो टायर्ड, रिटायर्ड, यूजलेस किस्म के लोग हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनको पार्टी में कोई उपद्रव ना करें इसलिए उनको बाहर कर दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है। वही हुआ है। तो खैर 2 चीज़ें मैं बताऊंगा इंटरेस्टिंग। एक तो 13 बदले गए, मतलब अब बहुत दिनों तक राज्यपाल में फेरबदल नहीं होगा अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। तो दिल्ली में बैठे हुए बहुत सारे जो मंत्री हैं उनके कलेजे को जो है राहत महसूस हुई होगी, क्योंकि ये खबर आ रही थी कि कई सारे लोगों को राज्यपाल बना करके मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा। तो एक तो सुकून मिला होगा कि चलो बच गए इस बार। अब महाराष्ट्र में कोश्यारी साहब थे, जो बीमारी लगी हुई मदनी साहब को, दोनों मदनी को इतिहासकार बनने की, वही बीमारी कोश्यारी साहब को भी लगी हुई थी। वो कुछ से कुछ उटपुटा बोल दे रहे थे। भाई राज्यपाल है, उसकी गरिमा है डे टू डे पॉलिटिक्स की चीज़ में, और खास करके जिस राज्य में आप जा रहे हो वहाँ के सेंसिटिविटी को आप अगर समझेंगे नहीं, आप औने पौने कोई बयान दे देंगे तो आप तो नुकसान पहुँचाएंगे सब चीज़ के लिए, गवर्नर की सीट के लिए भी और सरकार के लिए भी मुसीबत। तो कोश्यारी साहब का तो जाना था, बहुत सारी गलतियाँ हो गई थी, 5-6 गलती लगातार, और इसलिए उनको सैक किया गया। उनको कह दिया गया कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है कटारिया साहब। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो मैंने कहा कि भाई जो ट्रबल मेकर होता है उसको जगह दिखाया जाता है, तो कटारिया साहब को अलग थलग किया गया, उनको राज्यपाल बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में वो चीफ मिनिस्टर बनने के दावेदार थे बैस साहब, उनको बनाया गया। बिहार में, बिहार के भी चीफ गवर्नर को चेंज किया गया है। उनको लगाया गया था कि भाई वो नीतीश कुमार के मित्र हैं तो वो उनको हैंडल करेंगे, तो नीतीश कुमार भी बीजेपी से बाहर हो गए, तो उनको जो है अलग किया गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मसला आया, लद्दाख में नए गवर्नर मिले हैं, उनको मणिपुर से ट्रांसफ़र किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो की गई है उससे मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को एडजस्ट करना था, और कुछ जो ट्रबल कुछ हो रहा था कई कई जगहों पे, उसमें तब्दीलियां लानी थी, उस वजह से की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है
कि जो ये अपेक्षा थी कि कुछ मंत्रियों को हटा करके उनको गवर्नर की कुर्सी दी जाएगी, वो नहीं होता नजर आया। तो केंद्र में बैठे हुए बहुत सारे मंत्रियों को आज राहत मिली होगी। आखिरी खबर पाकिस्तान की बर्बादी पर। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली समिति ने विदेशों में देश के दूतावासों की संख्या को कम करने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम हाउस ने इस मामले में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर 2 हफ्तों के अंदर अपने सुझाव भेजने को कहा है। समिति ने विदेशों में पाकिस्तान के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की संख्या में कटौती करने की सिफारिश की है, जिसके बाद इन देश के खर्च में 15% की कमी आएगी। सर, आपको क्या लगता है, क्या दूतावास बेचकर पाकिस्तान कमी से जूझ पाएगी? देखिए, पाकिस्तान ब्लैक होल है, जितना पैसा जाएगा सब चोरी खा जाएंगे सब। वहाँ सरकार जो है वो चोरों की सरकार है और सबसे बड़ा डकैत वहाँ की आर्मी है। तो जितना भी पैसा आएगा, जितना भी कर जाएगा, सब कहाँ चला जाएगा? सब गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अभी देखिए, इतनी बड़ी टीम IMF की आई, 15 दिन रह गई, वो नेगोशिएट कर रही है कि क्या है नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत करके, वहाँ के इकोनॉमिस्ट लोगों से भी बातचीत करके दे वर नॉट सेटिस्फाइड। उनको लगा कि ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो अब क्या होगा? पाकिस्तान का भगवान मालिक, क्योंकि कर्ज तो मिल नहीं रहा। और इसमें भी जो खबर आ रही है कि आदमी क्या करेगा जब आपके पास पैसे नहीं होते, तो क्या करते हैं आप? अपना मोबाइल बेचना शुरू कर देते हैं, बाइक बेचना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान उस स्थिति पे पहुंच गया कि बड़े बड़े एम्बेसीज को बेचना शुरू कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, कैपिटल टीवी के दर्शकों को याद होगा, मैंने बहुत दिन पहले भी कहा था कि जो सऊदी अरब के साथ जो डील हुई, तो जो उन्हें पैसे दिया गया था $2 बिलियन के आसपास, कि जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो इस शर्त पे दिया गया था कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर लोगे और अगर 75 घंटे के अंदर जब मैं मांगू आप वापस नहीं कर पाओगे, तो यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे एम्बेसीज को सऊदी अरब अपने हाथ में ले लेगा। तो अब इनके पास कोई चारा है नहीं, देश बच नहीं रहा, तो अब जगह जगह एम्बेसी खोलने से क्या फ़ायदा? वैसे भी पाकिस्तान तो कोई आना जाना चाहता नहीं है, कोई वहाँ टूरिज्म का कोई है नहीं, कोई इंडस्ट्री है नहीं, वहाँ पाकिस्तान कोई आएगा क्यों? गूगल कीजिएगा जहाँ जहाँ कि टॉप 10 डेडलीस्ट प्लेस टू विजिट, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब नंबर 1 पे रहते हैं। कंपटीशन चलता है कि कौन ज़्यादा डेंजरस है। तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, उसका एक ही मतलब है कि इन लोगों ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। तो 2 स्थिति होगी, आइदर गृह युद्ध होगा या फिर वहां पे आर्मी सब कुछ को अपने हाथ में ले लेगी। और आर्मी के हाथ में अगर सब कुछ आएगा तो पाकिस्तान की जनता के ऊपर बर्डन तो आएगा ही आएगा। जो पैसे भी होंगे, ये आर्मी जनरल, जो दुनिया की सबसे भ्रष्ट आर्मी है, उसको खा पी करके ये लोग खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान के लिए, वहाँ की जनता के लिए बस दुआ ही मांगा जा सकता है। बाकी सब तो खेल खत्म हो चुका पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।